नमस्कार. त्रिवर्षपूर्ती आमच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे. मी गिरीश निकम. महाराष्ट्रातील भाजप प्रणित देवेंद्र फडणवीस सरकारला 31 ऑक्टोबरला 3 वर्ष पूर्ण झालीत. निवडणुकीपूर्वी कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा अशी जाहिरात मोहीम भाजपनं राबवली होती. आता सरकारला 3 वर्ष पूर्ण झालीत असताना त्याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न MRRSS इंडिया या संस्थेनं केलाय. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दर्जात्मक आणि गुणात्मक संशोधन करण्यात अग्रेसर असलेली ही संस्था आहे. केवळ संशोधन नाही तर त्या संशोधनाचं योग्य विश्लेषण करून त्याची शास्त्रीय मांडणी करणारी अग्रणी संस्था. गेल्या 3 वर्षात महाराष्ट्र सरकारनं जनतेच्या कल्याणासाठी कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत? सरकारच्या विविध खात्यांच्या कामगिरीवर जनता समाधानी आहे का? भाजप सरकारच्या धोरणांमुळे जनतेच्या दैनंदिन जीवनात नेमका काय फरक पडलाय? आणि महाराष्ट्र सरकारचं गेल्या 3 वर्षातलं रिपोर्ट कार्ड कसं असेल? अशा अंगाने MRRSS इंडियानं जनमताचा कौल आजमावलाय. राज्यातील 4 शहरी भागातील 1000 नागरिक, 8 निमशहरी भागातील 1200 नागरिक आणि ग्रामीण भागातील 16 तालुक्यातील 1600 नागरिकांचं तपशीलवार सर्वेक्षण करून या संस्थेनं महाराष्ट्र सरकारचं प्रगती पुस्तकच तयार केलंय. भाजप सरकारच्या कामावर राज्यातील जनता समाधानी असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आलाय. भाजप सरकारमुळे आमच्या दैनंदिन आयुष्यात चांगला फरक पडला अशी पसंतीची पावती सुमारे 76% म्हणजे जवळपास 3/4 जनतेनं दिली. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात आणि काळ्या धनाचा वापर रोखण्यामध्ये सरकार यशस्वी झाल्याचं 30% लोकांनी सांगितलंय. सरकारच्या धोरणांमुळे नोकऱ्या वाढल्याचं 16% लोकांनी मान्य केलंय. चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध झाल्याचं 15% जनतेनं स्पष्ट केलंय. कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती चांगली राखल्याबद्दल 12% आणि पायाभूत सुविधा सुधारल्याबद्दल 9% जनतेनं सरकारची पाठ थोपटली. सरकारच्या त्रिवर्षपूर्तीनिमित्त आम्ही निवडक खात्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतोय. याच मालिकेत आज आपण भेटणार आहोत केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांना. सुरेश प्रभू यांच्याकडून रेल्वे खात्याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर गोयल यांनी घोषणांचा धडाकाच लावलाय. रेल्वेशी संबंधित अनेक धोरणात्मक निर्णय त्यांनी जाहीर केलेत. मुंबई तसंच महाराष्ट्रातील रेल्वे सेवा सुधारण्यासाठी नेमकी काय पावलं उचलली जात आहेत? रेल्वे प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी रेल्वे खातं नेमकं काय करतंय याबाबतची माहिती आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. चला तर पाहूयात आमचा हा विशेष कार्यक्रम त्रिवर्षपूर्ती. गोयलजी, त्रिवर्षपूर्ती आमच्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं स्वागत करतो. आणि माझा पहिलाच प्रश्न आहे की केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकार पाठोपाठ महाराष्ट्रातल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारनं देखील 3 वर्ष पूर्ण केली आहेत. महाराष्ट्रातील भाजप सरकारच्या कामगिरीबाबत तुम्ही काय सांगाल? मैं मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई दूंगा और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि इतनी कुशलता से महाराष्ट्र की सरकार का नेतृत्व किया है उन्होंने. महाराष्ट्र जो कई वर्षों से कांग्रेस के भ्रष्टाचारी कामों से दुखी था, उसको जनता ने नकारा है. और देवेंद्र फडणवीस जी के आने के बाद जिस प्रकार से एक ईमानदार पारदर्शिता की सरकार महाराष्ट्र में चली है, सरकार ने बुनियादी ढांचा प्रदेश का बहुत सुधारा है. इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं. साथ ही साथ विशेषकर किसानों के संबंध में, फिर चाहे वो जलयुक्त शिविर हो, चाहे सिंचाई की योजनाओं को बल देना हो, सबसे महत्वपूर्ण किसानों के ऋण माफ़ी, जो कई वर्षों से सूखे के कारण किसान परेशान थे, उनके जीवन में एक नया उज्ज्वला लाए हैं. और साथ ही साथ केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलके इतने सारे कामों में तेज विकास की गति जो दी है, उसका मैं समझता हूँ प्रमाण पत्र महाराष्ट्र की जनता ने ग्राम पंचायत, विधान परिषद, सब जो चुनाव हुए थे, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस, उसमें इतने बड़े प्रतिशत देके, इतना बड़ा बहुमत और सफलता देके, मैं समझता हूँ देवेंद्र फडणवीस को 10 में से 10 अंक देके पास किया. तुम्ही 10 मार्क देऊन फडणवीस सरकारची पाठ थोपटली आहे. त्यांच्या 3 वर्षांच्या
ज्या जो कालखंड आहे त्यातल्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, महत्त्वाच्या बाबींची नोंद तुम्ही घेतलेली आहे. मग दुसरा प्रश्न, अलीकडेच तुम्ही दुर्घटनाग्रस्त एल्फिस्टन रोड स्टेशनला भेट दिली. त्या ठिकाणी फूट ओव्हर ब्रिज बांधण्याची जबाबदारी लष्करात देण्यात आली आहे. त्याची काय कारण आहेत? कारण जर रेल्वेचीच एवढी आवाढव्य यंत्रणा असताना हे काम लष्कराला का देण्यात आलं? हमारी जो सरकार है उसमें जनता के प्रति संवेदना है. मैं खुद मुंबई में सबर्बन सर्विसेज का इस्तेमाल मैंने 8 वर्ष किया कॉलेज जाने के लिए. सेंट्रल रेलवे से दादर आता था, फिर चर्च गेट वेस्टर्न रेलवे से जाता. मैं 35 साल पहले की भी बात करूं तो लगभग ऐसी हालत थी, इतनी भीड़ थी, इतना ही मुश्किल होता था रश आवर में स्टेशन में घुसना, बाहर निकलना, ट्रेन में चढ़ना. दुर्भाग्य है कि सालों साल से चीज़ों में कुछ बहुत ज़्यादा तेज गति से प्रगति नहीं हुई है. बहुत ही दुखद घटना हुई 29 सितंबर को. बारिश आना, कोई जो जानकारी मिली है रिपोर्ट के माध्यम से, उसके हिसाब से शायद कोई फिसलने के कारण जो स्टैम्पीड हुआ उसमें मेरे मुंबईकरों को बहुत नुकसान हुआ. कई लोगों ने अपनी जीवन दान दिया और मैं समझता हूँ एक प्रकार से ये ऐसा घटना घटी जिसमें डायरेक्टली रेलवे का संबंध नहीं आता है, लेकिन क्योंकि सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी उसकी वजह से शायद समस्या एक्यूमुलेट हो गई कि बारिश भी आई, लोग शेड के नीचे जाना चाह रहे थे, कुछ लोग फुटब्रिज से बाहर आने चाह रहे थे. ऐसी परिस्थिति में जो दुर्घटना हुई उसका एक ही सलूशन है कि जल्द से जल्द सब स्टेशनों पे सुविधाएं सुधरे. मैंने अब स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, फुट ओवर ब्रिज, एंट्री एग्जिट पॉइंट सबको सेफ्टी में कैटेगराइज कर दिया है, प्लेटफॉर्म, जिससे आगे चल के कभी बजट की कमी नहीं हो. सेफ्टी आइटम में कोई लिमिट नहीं है खर्चा करने की. दूसरा, मैंने पावर्स डेलीगेट कर दिए कि सब लोकल लेवल पे डिसीजंस हो सके. तीसरा, मैंने 120 जितने सबअर्बन स्टेशन है सबका मल्टी फंक्शनल ऑडिट कराया. उसमें जानकारियाँ ली क्या जरूरी अर्जेंट काम है. अब इस सब के बाद जब मैं एक काम करने जाता हूँ तो एक व्यवस्था है, टेंडर करो, डिज़ाइन करो, कॉन्ट्रैक्टर चुनो, कई बार कोर्ट कचहरी के प्रक्रिया हो जाती है, फिर 2 ही घंटे काम करने को मिलता है रात को. ट्रेन तो 24 घंटे चलने वाली चीज़ है, रात को 2 घंटे का एक 2 से 4 ब्लॉक मिलते हैं जब काम करना है. तो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट, इतनी सुविधाएं सब नहीं होती हैं कि 2 घंटे में करके भी वो फटाफट ब्रिजेस बना दे. तो 3 ऐसे जो लोकेशन है जहाँ पे ज़्यादा समस्या गहरी है, गंभीर है, उसको हमने इसलिए मिलिट्री को देने का निर्णय लिया क्योंकि एक तो मुझे टेंडर की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूँ, और कोई संस्था नहीं है जो खुद इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ भी रखती है और वर्कर्स भी हैं जो खुद इम्प्लीमेंट कर सकती है, जिनके पास सामान भी उपलब्ध है. बाकी सबको टेंडरिंग कर करके एक एक चीज़ प्रोक्योर करनी पड़ेगी. ऐसी परिस्थिति में मुंबई की जनता की सेवा, मुंबई की जनता की सुरक्षा और उनको कठिनाई जितनी जल्दी हम उनको मुक्त कर सकें, उसको दृष्टिकोण को रखते हुए हमने 3 ब्रिजेस को आर्मी की मदद ली है. साथ ही साथ जब आर्मी काम करेगी, मेरे अधिकारी, मेरे कॉन्ट्रैक्टर भी उसको देख के कुछ सीखेंगे, कि आर्मी की तो एक्सपर्टीज़ होती है कम समय में अच्छा काम कैसे करना, तो हमारे को भी सीखने को मिलेगा. तो ये एक प्रकार से बहुत सोचा समझा हुआ निर्णय है जो मुंबई करके हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया. आणि नुकतंच गोयलजी, लष्कर प्रमुख रावत यांनी पुण्यातच सांगितलं की हे तिन्ही पुलांचं काम आम्ही लवकरात लवकर पूर्ण करू. तुम्ही सुरक्षेला प्राधान्य देणार अशाचा देखील उल्लेख केलाय. दुसरीकडे परळला टर्मिनस उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, पण ते काम कधी पूर्ण होईल आणि निविदा प्रक्रिया जलद गतीनं मार्गी लावण्यासाठी काय पावलं आपण उचलणार आहात? दोनों चीज़ों पे चल रहा है. परेल टर्मिनस के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, पर उसकी चर्चा शुरू कर दी है मैंने. स्टेशन भी डेवलप करना है, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है. जहाँ तक टेंडरिंग प्रोसेस है उसमें कुछ तो सरकार के कुछ नियम है जिसके हिसाब से चलना पड़ेगा.
हम उसको जरा भी शॉर्टकट करें या कुछ, तो सबसे पहले तो जी टीवी पे आप स्कैंडल बना दोगे और मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू करेंगे। तो उस प्रोसेस को मैं बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकता हूँ, फिर भी उस कानूनी दायरे के अंदर जितना तेज गति से कर सकता हूँ उसके लिए मैंने एक 3 मेंबर्स की इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई है। वो ये एल्फिंस्टन के रिपोर्ट को भी स्टडी कर रही है, साथ ही साथ उसके टेंडर में समय जो लगा उसको स्टडी कर रही है और आगे टेंडरिंग तेज गति से करने का भी चर्चा कर रही है, कैसे होना चाहिए। गोयलजी, नुकतंच वांद्रे रेल्वे स्थानकाजवळच्या झोपडपट्टीला आग लागली होती. रेल्वे स्थानकाजवळच्या अशा झोपडपट्ट्या हटवण्यासाठी रेल्वे प्रशासन काय प्रयत्न करणार आहेत, काय भूमिका आहे त्याबाबत? देखिए, आप मुंबई को अच्छे तरह जानते हैं। मुंबई क्या पूरे देश में आज ऐसे एनक्रोचमेंट स्लम्स की कई सरकारी ज़मीनों पर है। उस विषय में कोर्ट में भी उनको प्रोटेक्शन मिलता है, कानूनी भी कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई उनके ऊपर हो सके वो तो संभव है नहीं। तो एक थ्योरेटिकल डिस्कशन करने के लिए बोल सकते हैं कि वो इलीगल है, लेकिन आज वो पोजेशन में कई वर्षों से वहाँ रहते हैं और हम अभी उसमें कैसे स्लम रिहैबिलिटेशन करके पुनर्वास करके उनका वहाँ से उनको ऑल्टरनेट एकोमोडेशन देके क्या कर सकते हैं, उस पर आजकल स्टेट गवर्नमेंट के साथ चर्चा चल रही है। रेल्वे मंत्री मुंबईचे आहेत, त्यामुळे मुंबईकरांच्या तुमच्याकडून जास्तच अपेक्षा आहेत. त्रिवर्षपूर्ती या विशेष कार्यक्रमात एक छोटा ब्रेक घेतो आणि ब्रेकनंतर महाराष्ट्रात रेल्वेचं जाळं वाढवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय काय प्रयत्न करते ते आपण मंत्री महोदयांकडून जाणून घेणार आहोत. भेटूयात एका छोट्याशा ब्रेकनंतर. त्रिवर्षपूर्ती या खास कार्यक्रमात ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी आपण चर्चा करतोय. गोयलजी, ब्रेकला जाण्यापूर्वी आपण मुंबईतल्या काही प्रश्नांवर चर्चा केली. आणखी एक मुंबई संबंधित एक प्रश्न आहे माझा. मुंबईत लोकलवरील गर्दीचा भार कमी करण्यासाठी सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांच्या वेळा बदलण्याचा एक पर्याय सांगितला जातो. हा पर्याय खरंच राबवता येईल का, वास्तवात आणता येईल का आणि रेल्वे त्यासाठी काही पुढाकार घेणार आहे का? ये कई वर्षों से ये विषय मुंबई में खास तौर पे चर्चा का विषय रहा है। सबर्बन को कैसे थोड़ा डीक्लॉग किया जाए, बराबर, जिससे लोगों को अलग अलग स्टैगर्ड टाइमिंग्स हो ऑफिस के और पीक आवर थोड़ा और लंबा बड़ा हो जाए। कई वर्षों से इस पे चर्चा भी चल रही है। मुझे बताया गया एक बार थोड़ा इम्प्लीमेंट भी किया था कई वर्षों पहले। मैंने भी इत्तेफाक से जब देवेंद्र फडणवीस जी से पहली मीटिंग करी लगभग 8-10 सितंबर के आसपास, नया मंत्री बनने के बाद जब मैं पहली बार मुंबई गया था तब मैंने देवेंद्र जी से चर्चा की थी इस विषय में। लेकिन इसमें जब तक आम सहमति नहीं बनती है और जनता का ये कोई मैंडेटरी या फोर्स नहीं हो सकता, तो इसमें हमें जनता और ऑफिस चलाने वाले लोगों का सहयोग लगेगा। मैं चाहूँगा कि जी इसमें पहल करे, लोगों में जागरूकता लाए कि अगर वो थोड़ा स्टैगर कर दें तो उनके कर्मचारी को भी सुविधा मिलेगी और प्रेशर भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रेल नहीं, रेल, रोड, बस सब पे प्रेशर कम हो जाए. अगदी बरोबर. म्हणजे या विषयावर जनजागृती होणं खूप महत्त्वाचं आहे. माझा पुढचा प्रश्न, पश्चिम रेल्वेवर एलिव्हेटेड म्हणजे चर्चगेट विरार दरम्यान उन्नत रेल्वे मार्ग उभारण्याची चर्चा सुरू आहे. त्याची अंमलबजावणी कधी होणार? एलिवेटेड का काफ़ी काम हुआ है, एक चर्चगेट में और एक हार्बर लाइन में. मेरी कल्पना है कि उसको खर्चा कैसे थोड़ा कम हो सके उस पर हमने और अभी काम करना चाहिए. अभी जो प्रपोजल बने हैं वो लगभग एग्जिस्टिंग रेलवे स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन से बने और बहुत महंगा बना है. अब जैसे वेस्टर्न रेलवे में मात्र 40-45 किलोमीटर का 450 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बजट है, तो उसको एकदम अनवायबल बना देगा. तो मैंने अधिकारियों को कहा है इसको फिर एक बार इसको स्टडी करें और देखें कैसे इसको वायबल बनाया जाए. तीनों लाइंस, अब तो सेंट्रल रेलवे हार्बर और वेस्टर्न में तो ऑलरेडी काम चल रहा है. मैं फाइनली सेंट्रल रेलवे तीनों लाइंस में, मेन लाइन पे भी एलिवेटेड की कल चर्चा कर रहा हूँ
इस पे काम शुरू किया है। अभी भी टीम्स एक होके आई हैं जिन्होंने इसको एग्जामिन किया है। हमारी कोशिश रहेगी इसका काम जल्द से जल्द सुरू हो जाए। अगदी बरोबर आणि हे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावं अशीच अपेक्षा मुंबईकरांची आहे। गोलजी, मुंबईचे JNPT ते उत्तर भारत जोडणाऱ्या डेडिकेटेड फ्राईट कॉरिडॉरचं काम कधी पूर्ण होणार? रेल्वे प्रशासनानं याद्वारे या दृष्टीने काही पुढाकार घेतलाय का? काय पावलं उचललीत का? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 1-2 टेंडर देने बाकी हैं। वो 2 टेंडर्स जल्दी फाइनल हो जाएंगे। मुझे लगता है बिडिंग डेट हो चुकी है। तो दोनों जो कॉरिडोर्स हैं, एक वेस्टर्न और एक दिल्ली से कोलकाता की तरफ, इन दोनों पे हम तेज गति से काम बढ़ाने के कोशिश कर रहे हैं। जितने टेंडर ऑलरेडी हो चुके हैं वो लगभग 2020 तक ख़त्म हो जाएगा और जो अभी टेंडर देंगे उनसे भी हम चर्चा करेंगे कैसे उसको फास्ट ट्रैक किया जाए। म्हणजे महाराष्ट्रात रेल्वेचं जाळं वाढवण्यासाठी आपण काय विशेष योजना आखल्यात का? विशेषतः बीड परळी रेल्वे मार्गाचं काम कसं सुरू आहे? इसमें जहाँ तक रेलवे प्रोजेक्ट्स का सवाल है, आज के दिन महाराष्ट्र में लगभग 51,000 रुपये 51,000 रुपीज़ करोड़ रुपीज़ के महाराष्ट्र में रेलवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस सरकार के आने के बाद महाराष्ट्र में कैसे तेज गति से रेलवे का विकास हो, इस पे हमने विशेष ध्यान दिया है। माननीय सुरेश प्रभु जी भी महाराष्ट्र से थे, मैं भी महाराष्ट्र का हूँ, तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए महाराष्ट्र की विकास तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रखेगी। बीड का जो प्रोजेक्ट आपने कहा, आपको जान के हैरानी होगी कि 1995-96 में स्वीकृत हुआ था। तब का अनुमान था सैंक्शन कॉस्ट 2,271 करोड़ रुपए, 261 किलोमीटर की लाइन है। दुर्भाग्य से जमीन अभी तक पूरी तरीके से ना मिलने के कारण वो प्रोजेक्ट बस 20 साल से चलते जा रहे हैं। अभी भी देखें तो 12.5 किलोमीटर ही कंप्लीट हुआ है, 23 किलोमीटर अगले साल कंप्लीट होने जाएगा। अभी भी लगभग 420 हेक्टेयर ज़मीन हमें मिली नहीं है, 421 हेक्टेयर। अगर वहाँ की जनता हमें जल्द से जल्द ये ज़मीन उपलब्ध करवा दे तो मुझे लगता है हम इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करके 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। रेल्वे मंत्री महाराष्ट्राचे असल्यामुळे साहजिकच महाराष्ट्रातल्या जनतेला तुमच्याकडनं खूप अपेक्षा आहेत। दुसरीकडे रेल्वे प्रवाशांना आणखी काही दिलासा देण्यासाठी तुमचं रेल्वे खातं काय पाऊल उचलतंय? मेरा लगभग अनुमान है कि हम जो एफिशिएंसी इंप्रूव करने में काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रेलवे में प्रॉपर टाइम टेबलिंग हो, यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स बेटर हो, क्या क्या करने से रेलवे की सुविधाएं जनता को कम दामों में अच्छी सुविधाएं मिलें, उस पर हम ज़्यादा बल दे रहे हैं और निरंतर हमारा काम इस दिशा में चलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के जो हम नई टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं, सेफ्टी के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं कि और ज़्यादा सेफ्टी पे बल दिया जाए, जिस प्रकार से हमने केटरिंग सर्विस को सुधार करने की अभी चर्चा शुरू की है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जोड़ेंगे, जिस प्रकार से क्लीनलीनेस और शौचालय पे बल दिया है कि शौचालय भी साफ़ रहे, बायो टॉयलेट सब जगह लगे, डस्टबिन वगैरह सब कोच में, टॉयलेट में, स्टेशन में लगे, सफाई कैसे सुधरे कोच के अंदर भी, स्टेशन के अंदर भी, इन सब चीज़ों का परिणाम मुझे लगता है यात्रियों को एक सुखद, सुरक्षित और सफल यात्रा की तरफ पूरी तरीके से हम इंतज़ाम कर पाएंगे। जैसे जैसे नए भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने जो की है 2022 तक एक नया भारत हो, वैसे वैसे नया इंडियन रेलवे ये हम साथ में उसको सजाएंगे, उसमें सुधार करेंगे और नए रेल्वे के साथ साथ नया भारत दोनों जनता की सेवा करेगा। मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध मुद्द्यांवर आपण चर्चा केली। रेल्वे ही देशाची जीवनवाहिनी आहे आणि गोयल सर, तुमच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील रेल्वेचं जाळं आणखी मजबूत करून राज्य प्रगतीपथावर जाईल अशी आशा करायला हरकत नाही। मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकलचे प्रश्न देखील मुंबईकर असलेले रेल्वे मंत्री चांगल्या
पद्धतीनं समजून घेऊन समस्या फास्ट ट्रॅकवर सोडवतील अशी आशा करूयात. तुम्ही आमच्या कार्यक्रमात आलात, सहभागी झालात आणि विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली त्याबद्दल धन्यवाद. विकास कामांना आणि नवीन मार्गांना ग्रीन सिग्नल मिळून महाराष्ट्रातून रेल्वे सुसाट जाईल आणि हीच सामान्यांची अपेक्षा आहे. गोयल सर, तुमच्या पुढील प्रकल्पना आणि व्हिजनला झी मीडियाच्या शुभेच्छा. त्रिवर्षपूर्ती या विशेष कार्यक्रमात इथेच थांबतोय. धन्यवाद. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा झी 24 तास. रहा एक पाऊल पुढे.